A very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. The platform you will get your success to the winner. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? जो लेक्चर आज अपलोड होगा लेक्चर 15 होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं कि काफी दिनों बाद मैं आज लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि कुछ फंक्शन की वजह से मैं बिजी था और कुछ अरेंजमेंट करना था। वो अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो भी वीडियो बनेगा आपका अच्छे से बनेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर 1 इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमने आपको लेक्चर 14 तक कंप्लीट करा चुके हैं हम। आपका जो लास्ट टॉपिक था वो था लिक्विडिटी इंडेक्स। ये जो टॉपिक था उससे रिलेटेड हमने बताया था। नेक्स्ट जो होगा आपका लेक्चर 15 होगा थिक्सोट्रोपिक, एक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी। ये तीनों टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा, देन आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को एक बार तहे दिल से जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। आपका आज का जो टॉपिक है थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपी होता क्या है? आपका बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ से आते हैं कि किस सॉइल का जो होता है थिक्सोट्रोपिक लार्जर होता है, किस सॉइल का कम होता है। या नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि थिक्सोट्रोपिक का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑन रीमोल्डिंग कैन बी रीगेन्ड इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो सॉइल में लॉस हो रहा है शियर स्ट्रेंथ के कारण, वो शियर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई भी चीज का स्लाइडिंग करना। जैसे आपका कोई बॉक्स है, आप जैसे स्लाइड करते हैं तो उसमें जो घर्षण होता है वो होता है शियर स्ट्रेंथ के कारण लॉस करना। तो आपका सॉइल में शियर स्ट्रेंथ के कारण जो लॉस हो रहा है वो जो होगा आपका पूरा का पूरा रिकवर तो नहीं होगा, कुछ जो पोर्शन है, कुछ परसेंटेज उसका है वो आपका रीगेन हो जाएगा, पूरा का पूरा रीगेन नहीं होगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थिक्सोट्रोपी। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि क्ले सॉइल है लार्ज थिक्सोट्रोपिक देन सिंगल ग्रेन सॉइल। हमने अभी आपको बताया था कि किस सॉइल का थिक्सोट्रोपिक ज्यादा होता है या लार्जर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो सीजीएस होता है कोर्स ग्रेन सॉइल होता है या कोहेसिव सॉइल होता है, जिसमें मेरा कोहेसिव सॉइल में आ जाता है क्ले। तो क्ले का जो होगा थिक्सोट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल ग्रेन सॉइल, या आप कह सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। तो वही बात लिखा हुआ है कि कोहेसिव सॉइल ग्रेटर थिक्सोट्रोपिक विथ रेस्पेक्ट टू कोहेजनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल का थिक्सोट्रोपिक ज्यादा होता है किसके रेस्पेक्ट में, कोहेजनलेस सॉइल के। और कोहेजनलेस सॉइल आपका क्या होता है, सैंड एंड ग्रेवल, जिसको कोर्स ग्रेन सॉइल हम लोग बोलते हैं सीजीएस। और फाइन ग्रेन सॉइल होता है एफजीएस, इसमें आपका सिल्ट और क्ले आ जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है। देन आप लोग नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि हायर द सेंसिटिविटी लॉन्गर द थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग। कहने का मतलब कि अगर आपका सेंसिटिविटी अगर ज्यादा है, मैं बताऊंगा अभी आपको सेंसिटिविटी के बारे में, अभी आप यहाँ पे समझिए कि अगर आपका सेंसिटिविटी सॉइल का ज्यादा है तो उसका जो थिक्सोट्रोपी होगा वो लॉन्गर होगा। तो थिक्सोट्रोपिक से जनरली यही बात पूछा जाता है कि इसका भैया डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने अभी आपको उसके बारे में बताया। देन नेक्स्ट आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं यूसीएस, ऐसे शॉर्ट में यूसीएस हो गया, इसको क्यूयू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू और यू। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या है उसको समझिए। इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया विच अनकन्फाइंड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन फेल्स इन ए सिंपल कंप्रेशन टेस्ट। बोल रहा है कि इसको हम बोल सकते हैं कि कोई एरिया पे, खास एरिया पे जब हम लोड लगाते हैं, मतलब लोड पर यूनिट एरिया पे हम जब लोड लगाते हैं, कहाँ आपका एक डायमेंशन सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, जब लैब में आप इसका टेस्ट करेंगे तो आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है वो आपका फेल्स करता है जब हम लोग कोई पर यूनिट एरिया पे जब लोड लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको क्या बोल सकते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं।
जब सिंपल कंप्रेशन टेस्ट होता है तब। ऊपर लिख ही दिया गया है टॉपिक में कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और अनकन्फाइंड का मतलब क्या होता है सो आप समझिए। कन्फाइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड, ये बहुत जगह पूछा जाता है। कन्फाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज को पकड़ के रखना, मतलब अगर कोई सॉइल है, अगर वो फ्री स्टेट में नहीं है, कहने का मतलब कि अगर वो फ्री स्टेट का में है तो वो अनकन्फाइंड है। लेकिन अगर उसको कोई पकड़ के रखा हुआ है, जैसे कि अगर कोई सॉइल आप जैसे क्या किए बाहर निकाले, तो वो अभी फ्री स्टेट में है, वो अनकन्फाइंड है। लेकिन अगर वो अर्थ में है तो वो कन्फाइंड स्टेट में है। तो यही डिफरेंस है आपका कन्फाइंड और अनकन्फाइंड में। तो अनकन्फाइंड का मतलब जिसको कोई पकड़ के नहीं रखे। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने बताया है आपको बहुत बार। तो आपका फार्मूला होता है क्यू का 2 × CU। क्यू क्या होता है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसका फार्मूला होता है 2 × CU। ये आपका फार्मूला से क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। वेयर CU बराबर कोहेजन ऑफ प्योर क्ले, प्योर जो क्ले है उसका जो कोहेजन होगा उसको हम लोग CU बोलेंगे। और Q जो होता है रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी हमने बताया था सकपन, कोई भी जो सॉइल है वो कितना कंसिस्टेंट है उसके बारे में। तो ये आपका हो गया। पूछा जाता है कि आपका जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका कंसिस्टेंसी का कुछ वैल्यू होता है, कहां से कहां तक वैल्यू होता है। चलिए देन मैं आपको ये बता रहा था जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू अगर रहेगा तो उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा। अगर वैल्यू जैसे जैसे आपका लाई करता है वैसे वैसे आपका कंसिस्टेंसी भी बढ़ता है, वो चेंज होता है। जैसे अगर आपका लेस देन 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो उसका जो कंसिस्टेंसी होगा वो वेरी सॉफ्ट होगा, बहुत ही सॉफ्ट वो सॉइल होगा। देन नेक्स्ट अगर आपका 25 to 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, देन कंसिस्टेंसी इज वेरी सॉफ्ट, नहीं आपका सॉफ्ट हो जाएगा। देन अगर 50 से 100 के बीच में है तो आपका मीडियम होगा, 100 से 200 के बीच में है तो स्टीप सॉइल होगा, देन 200 से 400 के बीच में है तो वेरी स्टीप सॉइल है, एंड ग्रेटर देन 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन सॉइल इज वेरी हार्ड, जो आपका सॉइल होगा बहुत ही हार्ड होगा। तो ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आते हैं एसएससी जेईई के एग्जाम में, या आपका जो गेट में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। बोल देगा कि अगर 50 to 100 के बीच में है तो कंसिस्टेंसी क्या होगा इस सॉइल का। तो याद रखें कि मीडियम कंसिस्टेंसी होता है। ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। देन एक पोर्शन आपका समाप्त हुआ थिक्सोट्रॉपिक के बारे में। देन मैं आपको अभी 2 टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। तो जो अगला जो आपका टॉपिक है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी आपका होता क्या है। एक साइंटिस्ट है आपका स्कैम्पटन, तो स्कैम्पटन साहब क्या बोले। टेलजागी और स्कैम्पटन मेयरहॉफ के बारे में हमने आपको बताया था कि जब मैं आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सेलो फाउंडेशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी स्कैम्पटन साहब का चर्चा है। तो एज पर स्कैम्पटन वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग स्वेलिंग और श्रिंकेज। स्कैम्पटन साहब के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि आपका जो वॉल्यूम में चेंजिंग होगा जब सॉइल में आपका स्वेलिंग प्रॉपर्टी होगा और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होगा, मतलब सिकुड़ना और जो फैलने का जो प्रॉपर्टी है, इस वजह से जो वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्टिविटी। और इसका जो होता है आपका रेशियो, वो आईपी एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन के बीच का रेशियो को बोलते हैं एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी इज डिफाइंड एज दिस इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन। मतलब एक्टिविटी को हम क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, एसी से, और एसी का फार्मूला क्या हो गया, आईपी बाई परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन। और हमने क्ले का आपको साइज बताया है कि लेस देन 0.002 माइक्रोन, दैट साइज इज कॉल्ड क्ले। देन एक्टिविटी का कुछ आपका वैल्यू होता है, कहां से कहां के बीच में है, तो आपका एक्टिव है, नॉर्मल है और इनएक्टिव है, ये पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी का जब अगर आपका वैल्यू लेस देन 0.75 रहे
तो ये आपका इनएक्टिव है, अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। इनएक्टिव का केस होगा अगर वैल्यू आपका 0.75 से 1.25 है, देन इट इज नॉर्मल। इफ ग्रेटर देन 1.25 देन इट इज कॉल्ड एक्टिव। जो ये होगा वो एक्टिव होगा। तो एक्टिविटी का ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका कुछ मिनरल्स है जिसका एक्टिविटी भी आपको पता करना है और ये पता करना है कि वो किस फॉर्म में है। जैसे मिनरल्स आपका केलोनाइट है, इलाइट है, मोंटमरिलोनाइट है। मोंटमरिलोनाइट के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब इंट्रोडक्शन का क्लास था तो मोंटमरिलोनाइट की कुछ चर्चा हुआ था सॉइल मैकेनिक्स में, कि मोंटमरिलोनाइट जो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल एक होता है, काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। आपका और भी जगह पाया जाता है लेकिन खासकर आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है, अपने यहाँ नहीं है। तो उस मिट्टी का खासियत आपका क्या है कि उस मिट्टी में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फर्टाइल मिट्टी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज का जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, वो पाया जाता है। तो पूछता है कि ये जो स्वेलिंग और श्रिंकेज का जो नेचर पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, ये किस मिनरल के वजह से पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि ड्यू टू मोंटमरिलोनाइट इन ब्लैक कॉटन सॉइल दे आर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। तो ये बहुत जगह पूछा हुआ चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है आपका कोई भी एग्जाम का। जब ईएससी का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जेई में भी रहेगा, गेट में भी रहेगा, आपका नॉर्मल कोई एग्जाम में भी रहेगा। तो पहले देखेंगे कैलोनाइट के बारे में कि कैलोनाइट एक मिनरल का नाम है। कैलोनाइट का अगर एक्टिविटी लेस देन 0.35 है तो उसका जो केस होगा वो इनएक्टिव का केस होगा। देन नेक्स्ट आपका इलाइट है। इलाइट में जो आपका एक्टिविटी का वैल्यू है वो 0.38 है, तो 0.38 से 0.9 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये नॉर्मल का केस है। ये याद रखिएगा, नॉर्मल का केस है। नेक्स्ट आपका मोंटमरिलोनाइट है, आप इसको स्टार कर लीजिए। स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोंटमरिलोनाइट का अगर वैल्यू आपका 0.9 से 7.2 है तो बोला जाएगा कि ये एक्टिव है। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इफ एक्टिविटी वैल्यू इज 6.2 या 6, देन बोलेगा कि वो किस केस में जाएगा, मोंटमरिलोनाइट में जाएगा, इलाइट में जाएगा कि कैलोनाइट में जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 0.9 से लेकर के और 7.2 के बीच का जो वैल्यू है वो मोंटमरिलोनाइट में है, तो ये केस जाएगा किसमें, मोंटमरिलोनाइट में। और ये जो केस होगा वो एक्टिव का केस होगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि 0.25 दे दे, बोले कि ये किस केस में है, तो ये याद आप लोग रखेंगे कि ये जो केस है आपका कैलोनाइट का केस है, ये इनएक्टिव का फॉर्म में जाएगा। तो ये जितना आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूँ या जितना आसानी से यहाँ लिखा हुआ उतना आसानी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो आप सब कुछ जानते हुए भी ये आपका मिस्टेक हो सकता है। तो जो मैं क्लास लेक्चर 14 तक कंप्लीट कराया हूँ वो क्या हमेशा रिवीजन में है आप लोग का, सब कुछ अगर क्लियर है। जब ये चैप्टर आपका समाप्त होगा तब आपका कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो एमसीक्यू है, और कुछ 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं कन्वेंशनल भी करवा दूंगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बने तो आपसे छूटे नहीं। तो ये जो केस था एक्टिविटी का है। देन नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव। जब सर्वेइंग मैं पढ़ाऊंगा वहां भी आपको सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना है, लेकिन वहां जो सेंसिटिविटी पढ़ना है वो दूसरा पढ़ना है, यहाँ जो सेंसिटिविटी पढ़ना है वो दूसरा पढ़ना है। इंजीनियरिंग में एक टर्म 5 जगह भी यूज होता है सेम, लेकिन उसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं एसटी से, मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रीमोल्डिंग सॉइल, कहने का मतलब उसी का रेशियो को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं।
एक आपका अनडिस्टर्ब सॉइल होगा, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब हमने भी आपको बताया कि अनडिस्टर्ब में आपका हो जाएगा कि जो सॉइल को हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, वो सॉइल में अभी आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, वो पहले से जैसे निकाले वैसे रखा हुआ है, तो वो अनडिस्टर्ब है। लेकिन जिस सॉइल का मानिए कि हम टेस्ट कर लिए, शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट हो गया या उसमें बहुत सारा पैरामीटर का हम टेस्ट कर लिए, तो वो हो गया डिस्टर्ब, ये सॉइल में डिस्टर्ब हो गया, इसका प्रॉपर्टी के साथ हमने छेड़छाड़ कर दिया है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं किया, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब सॉइल। तो इट इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल। तो इसका रेशियो होता है, तो बोल सकते हैं कि ST बराबर QU अनडिस्टर्ब्ड बाई QU रीमोल्डेड। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसका डायरेक्ट पूछ लेता है, ये डेफिनेशन का रेशियो ही पूछ लेता है। अब जो भी एग्जाम देंगे देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो ये था सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का आपको कुछ नोट पॉइंट है सॉइल के केस में, वो मैं बताऊंगा, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, देन आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ है सेंसिटिविटी का वैल्यू है कुछ, और वो कहां से कहां तक के बीच में लाइक करता है और उसको किस केस में जाएगा उसके बारे में समझना है। अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू आपका 1 है तो वो होगा आपका ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल में, जो कि इनसेंसिटिव होगा। और इनसेंसिटिव का मतलब है कि वो सेंसिटिव कंडीशन में अभी नहीं है। और ग्रेवल और आपका कोर्स ग्रेन सॉइल में और क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, कोबल बोल सकते हैं, बोल्डर बोल सकते हैं। तो ये जो होगा आपका अभी इनसेंसिटिव का केस है, और जब वैल्यू आपका 1 है तब का। देन आपका सेंसिटिविटी का जो वैल्यू है 2 और 4 के बीच में है, वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 4, देन नॉर्मल सेंसिटिव। देन मैं आपको सेंसिटिविटी का कुछ नोट पॉइंट बता रहा था कि वैल्यू लाइज बिटवीन 4 to 8 तो सेंसिटिव होगा। हो सकता है 4 to 8 के बीच में बोल दे आपका क्वेश्चन में कि वैल्यू आपका 6 है या 7 है, देन आपका किस में जाएगा, सेंसिटिव में जाएगा। देन 8 to 16, 8 से लेके और 16 तक है तो आपका एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गया, जो कि हाईली सेंसिटिव बोला जाएगा। फिर आपका ग्रेटर देन 16 है, मतलब अनस्टेबल और क्विकली। अगर 16 से ज्यादा वैल्यू से अधिक का आपका सेंसिटिविटी का, देन आपको बोला जाए कि ये अनस्टेबल के फॉर्म में है, ये आपका सॉइल यूज में नहीं आएगा। आपका कोई भी जब आप वर्क कीजिएगा, फाउंडेशन वर्क कीजिए या कोई स्ट्रक्चर कीजिए या आप कोई मटेरियल टेस्टिंग कीजिए, ये आपका हाईली सेंसिटिव है, वो आपका वर्क में नहीं आएगा, अनस्टेबल का केस है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में स्टूडेंट्स आपका ये ओवरऑल आपका सब कुछ कंप्लीट हुआ। हमने एक एक चीज आपको बता दिया। अब कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपका इसमें छूटा हुआ नहीं है। अब आपका जो भी एक दो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बता दूंगा। देन आपका जो नेक्स्ट मैं चैप्टर शुरू करूंगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल शुरू होगा, जो कि यूनिट 2 है सॉइल मैकेनिक्स का। ये छोटा चैप्टर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 लेक्चर का क्लास है, और ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग इसका जो रिवीजन है वो अच्छे से करेंगे। क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में अगर 100% का क्वेश्चन होता है तो 40%, 30% क्वेश्चन आपका ओवरऑल इसी चैप्टर से आता है, और दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स आपका सॉइल मैकेनिक्स तो मैं पढ़ाऊंगा, इसके साथ आपका जो अब लेक्चर अपलोड होगा वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग का आज से क्लास चलेगा, आपको उसका भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा। और नॉन टेक्निकल में आपको हिस्ट्री चल रहा था, हिस्ट्री का मैं आपको अपलोड कराऊंगा। तो जो आपका वीडियो अपलोड होगा वो मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोग सक्सेस के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को देखना नहीं भूलें। बेल आइकन को आप लोग दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो आई होप आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी मैं आपको लेक्चर यहाँ पे कराया 15 लेक्चर सॉइल मैकेनिक्स का, वो आपके बहुत काम का है, बहुत क्वेश्चन वहां से आपका आएगा। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए और साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मैं दुआ करूंगा भगवान से कि आप लोगों का जो भी आप सिलेक्शन है कोई भी एग्जाम के लिए वो जल्द हो, आप लोग सक्सेस जोन के साथ बने रहे। चलिए, तो सबको जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।